आज की वीडियो में हम मटेरियल मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है, मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं या मटेरियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है। फिर हम 5 आवर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे और मटेरियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट पर बात करने से पहले ना एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इंडस्ट्री है, उसको ऑपरेट करने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, कुछ जो प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली मतलब वो ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर आप कुछ प्रोसेस करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ हो रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, वो भी मटेरियल्स के अंदर आते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है अपनी जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज वो एज ए सपोर्टिंग यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेंट बनाती है। अब पेंट बनाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं, उनके ऊपर कुछ प्रोसेस करती है कंपनी। प्रोसेस करने के बाद थर्मोडायनामिक या केमिकल प्रोसेस होने के बाद फिर वो उस पेंट में तब्दील हो जाता है रॉ मटेरियल। तो अब जो रॉ मटेरियल है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो इक्विपमेंट है, वो मशीनरी है जिसके ऊपर पेंट बन रहा है या थर्मोडायनामिक या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, या उसके अंदर जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा इन जो इक्विपमेंट्स हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये भी इसमें यूज़ होते हैं। फिर आईटी एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, फैक्स मशीन्स है, फोटोकॉपियर हो सकते हैं, ये भी मटेरियल्स में आते हैं। इसी तरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। अब जो लोग उस पेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। उसके लिए आपको सेफ्टी शूज़ चाहिए होते हैं, हेलमेट चाहिए होते हैं, सेफ्टी बेल्ट्स हैं, एयर प्लग है, ग्लव्स हैं, ये गॉगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी मटेरियल है, ये भी इनडायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर। इसी तरह फर्नीचर आइटम्स हैं, कहीं पे आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ऑफिस का सेटअप है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मटेरियल में आती हैं। फिर स्टेशनरी आइटम्स है, अब आपको काम करने के लिए स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत है, उसमें नोट पैड है, बुक है, पेंसिल है, कॉपी है। इसके अलावा फोल्डर्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी डेटा आर्काइविंग करते हैं। तो ये मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली उस प्रोसेस के अंदर होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली यूज़ हो रहे होते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मटेरियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल के फ्लो को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना, इसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अप्रोच फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मटेरियल प्लानिंग क्या होती है? मटेरियल प्लानिंग के अंदर आती है कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए और कब कब चाहिए। ठीक है, इसमें आप फोरकास्टिंग भी करते हैं कि फ्यूचर में आपको कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि उसको एक सिस्टमैटिक वे से अरेंज करना है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि मटेरियल की जो कंजप्शन है या जो उसकी हैंडलिंग है उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। मटेरियल्स की दो तरह की टाइप होती है, एक को कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दूसरे को इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमने पेंट की एग्जांपल दी ना, तो इसके लिए जो केमिकल्स हैं, जो भी मटेरियल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो उसके डायरेक्ट मटेरियल्स में आते हैं। और इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट के अलावा होते हैं ना, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। मतलब उसमें जो इक्विपमेंट हैं, जो सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाहिए, जो फर्नीचर है, जो स्टेशनरी है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके यूज़ हो रहे हैं, या जो इसमें आईटी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आप मटेरियल मैनेजमेंट करते क्यों हैं? मटेरियल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट नहीं करते ना, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, और जब आप मटेरियल की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी तो मटेरियल की वेस्टेज भी होगी। इन दोनों केस में क्या होगा कि आपके मटेरियल का लॉस होगा, आपको ओवरऑल लॉस हो सकता है।
तो इफ़ेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट आप करेंगे तो आपका आउटपुट मैक्सिमम होगी। अगर आप मटेरियल कम से कम यूज़ करें तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, आउटपुट ज़्यादा ले, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और वेस्टेज भी कम से कम आएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं 5 R's ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। आर का मतलब है उसमें 5 R है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट सोर्स। अच्छा, अब ये क्या होता है? सबसे पहले राइट क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि आपको जिस ग्रेड की चीज़ चाहिए, जिस क्वालिटी की चीज़ चाहिए, वो आपको वही मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो एंड प्रोडक्ट बनेगी ना, उसके अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे, उसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं होगी। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गार्बेज डालेंगे ना तो आउट भी गार्बेज ही आएगा। इसलिए अगर आपका रॉ मटेरियल ही पुअर क्वालिटी का होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ना, उसकी क्वालिटी भी पुअर होगी। तो पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव जो मटेरियल मैनेजमेंट का होता है ना, वो होता है कि राइट क्वालिटी की आपको चीज़ चाहिए, मटेरियल आपका राइट क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा फिर राइट क्वांटिटी। अब जब आप केमिकल कंपोजिशन करते हैं ना, जैसे पेंट का केस है, तो उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनकी एक क्वांटिटी होती है कि आपने इस कंपोजिशन के साथ ये केमिकल डालना है। अगर उसमें से कोई केमिकल आप कम कर दें, कोई ज़्यादा कर दें, तो भी पेंट की जो ओवरऑल क्वालिटी होगी ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसकी केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी क्वांटिटी में हों। तो मटेरियल मैनेजमेंट का मकसद ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको मटेरियल चाहिए वो राइट क्वांटिटी में हो, जितने चाहिए उतने आपके पास हों। अगर मटेरियल कम होगा, आपको चाहिए ज़्यादा होगा, तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रह सकती, बिकॉज आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है ही नहीं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। इस तरह राइट प्राइस। अब जो आपको मटेरियल लेना है, जो मटेरियल परचेज़ करना है, उसकी प्राइस भी जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी ना, उसकी ओवरऑल प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो जाए। तो इसके अलावा आपको कॉस्ट ओवर बर्डन भी होता है, कॉस्ट बर्डन पड़ता है। जब आप महंगे मटेरियल्स ख़रीदेंगे तब जो है उसका आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा कंपनी के ऊपर। फिर है राइट टाइम। अब जिस वक्त आपको मटेरियल चाहिए ना, उसी वक्त उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन डिले हो सकती है, प्रोडक्शन के अंदर अननेसेसरी डिले हो सकता है, आपके सेल्स टारगेट कम हो सकते हैं, आपके ने जो ऑर्डर्स लिए हुए हैं वो डिले हो सकते हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो डिले हो सकती है। तो इसलिए जिस मटेरियल की जब जब ज़रूरत है वो आपको फ़ौरन से मिलना चाहिए। अब है राइट सोर्स, कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं, जिस सोर्स से ले रहे हैं, जो भी आपका वेंडर है, जो सप्लायर है, वो भी ठीक होना चाहिए, ताकि वो जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करे वो राइट क्वालिटी की हो, उसकी प्राइस भी ठीक हो, वो टाइम से डिलीवरी दे और क्वांटिटी भी आपको सफिशिएंट मिले जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। उसमें यह है कि जो मटेरियल्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग भी होनी चाहिए। अब अगर उनकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं है तो मटेरियल डैमेज हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो ठीक है, और अगर डैमेज या लॉस हो जाएगा तो उससे भी आपकी जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपके मटेरियल वेस्ट हो रहे हैं। तो मटेरियल्स की प्रॉपर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होता है, और मटेरियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव्स होता है कि आप अपने मटेरियल्स को प्रॉपरली हैंडल करें। फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपके सप्लायर्स हैं ना, जिनसे आप मटेरियल परचेज़ करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना और फिर उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ताकि जो आपकी सप्लाई है ना वो उसके अंदर कंटिन्यूटी रहे, एक तसलसल के साथ आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई मिलती रहे, या जो भी मटेरियल्स आपको चाहिए वो आपको एक तसलसल के साथ मिलते रहें, उनके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए सप्लायर्स को ढूंढना, सप्लायर्स को तलाश करना, फिर उनके साथ रिलेशनशिप बनाना और इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होता है। अब बात करते हैं कि फंक्शन या स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आप एक्चुअली करते क्या है। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी आती है, उस पर हम वन बाय वन बात करते हैं। उसमें है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग है, परचेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोर्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ना मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, कि जो आपको मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी प्लानिंग करना। प्लानिंग का क्या मतलब है कि आपको ये देखना होता है कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो आपको ये देखना कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको कब चाहिए, विच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, और कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए।
ठीक है, किस ग्रेड का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, ये प्लानिंग में शामिल होता है। और आपको कब कब चाहिए। अच्छा, जो मटेरियल प्लानिंग है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होना इसका ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप चीज़ों को फोरकास्ट नहीं करेंगे कि आपको मटेरियल्स की कब कब ज़रूरत पड़ सकती है, किस क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, कितना आपको और चाहिए या कब चाहिए, अगर आपकी ये प्लानिंग ठीक से नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा वक्त आ सकता है कि मटेरियल आपका कम हो जाए। जब आपका मटेरियल कम हो जाएगा और फ़र्ज़ करें रॉ मटेरियल ही कम हो gया, तो इससे आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। या कोई ऐसा मेन इक्विपमेंट है या मशीनरी है वो ख़राब होगी, उसका स्पेयर पार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो भी आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल है स्पेयर पार्ट, लेकिन इसकी वजह से भी आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। तो इसीलिए मटेरियल्स की प्लानिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी मटेरियल्स की हर वक्त रखनी चाहिए और मिनिमम लेवल को डिफाइन करना चाहिए कि आपके पास कम से कम स्पेयर्स कितने होंगे, कम से कम रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी आपके पास हर वक्त अवेलेबल रहेगी, ताकि आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़े आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो स्टॉप ना हो पाए। ये भी प्लानिंग के अंदर आता है। इसके अलावा प्लानिंग के अंदर आता है जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट, JIT। ये भी आता है कि अगर आप अपनी स्टोरेज कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को अपने पास स्टोर नहीं करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आपको जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़े वो फ़ौरन से उसकी डिलीवरी हो जाए, तो इसके लिए जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये इसका पहला फंक्शन था। अब इसका दूसरे पे बात करते हैं। फिर है परचेजिंग। प्लानिंग के अंदर आपने प्लान कर लिया कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कब कब चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। अब आप जो भी मटेरियल चाहिए होता है, अब आप उसको परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं। और परचेजिंग के दौरान आप ये देखते हैं कि आपको जो मटेरियल चाहिए वो राइट क्वांटिटी में हो, उसकी क्वांटिटी पूरी हो। फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई रॉ मटेरियल 1000 टन चाहिए एक महीने के लिए, तो आपने उतनी क्वांटिटी ख़रीदनी है ताकि जो आपकी कंजप्शन है, जो प्रोडक्शन है वो पूरी हो सके, जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके, आपकी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। तो ये राइट क्वांटिटी है। फिर है राइट क्वालिटी के, जिस ग्रेड के या जिस क्वालिटी की आपकी प्रोडक्ट चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन उसकी हो, उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करना। फिर प्राइस भी ठीक हो, क्योंकि अगर आप महंगी चीज़ खरीदेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका। फिर राइट सोर्स, कि जो आपका सप्लायर हो वो भी अच्छा हो, आपकी राइट सोर्स से आपके पास मटेरियल आ रहा हो। ये है परचेजिंग। परचेजिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपने सेलर्स को या वेंडर को तलाश करते हैं कि कौन कौन से सेलर्स हैं जिनके पास आपको रिक्वायर्ड मटेरियल मिल सकता है। उन सेलर्स या वेंडर्स को तलाश कर रहे हैं। कुछ मटेरियल्स आपको लोकली मिल जाते हैं, एक ही सिटी के अंदर या एक ही कंट्री के अंदर। कुछ आपको बाहर से परचेज़ करना पड़ते हैं। तो जो बाहर से आते हैं ना, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसकी डिलीवरी भी डिले से होती है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये प्लानिंग में आपको शामिल करना पड़ता है कि अगर आपको कोई मटेरियल बाहर से चाहिए तो आपको इतना टाइम रखना है कि उस टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाए, वो मटेरियल आपके पास पहुंच जाए। अच्छा, परचेजिंग होगी। परचेजिंग के बाद अगला काम आ गया ट्रांसपोर्ट। अब आपने किसी जगह से कोई मटेरियल ख़रीद लिया, उसको आपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है, तो अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन आती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को सप्लायर से लेकर अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मटेरियल्स की हैंडलिंग है ना, वो एक बड़ा इशू होता है। बिकॉज मटेरियल्स डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। अगर केमिकल्स को हैंडल करना है या स्टोर करना है तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं ना वो टॉक्सिक होते हैं और इनकी इनहेलेशन हो जाए तो उससे बंदे की डेथ भी हो सकती है, या वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाए तो भी स्किन डैमेज हो सकती है या कोई और नुकसान हो सकता है। इसी तरह केमिकल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, तो वो फ्रेजाइल होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं, उनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो वो टूट सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप ये देखते हैं कि आपका मटेरियल किस तरह का है, उसके लिए आपको व्हीकल्स किस तरह का चाहिए होगा। अगर आपको गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको एक स्पेशल व्हीकल चाहिए होगा। अगर केमिकल्स जाने हैं, सिलेंडर्स जाने हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं, स्पेयर्स हैं, तो इनकी सब की हैंडलिंग जो है ना वो डिफरेंट है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आप क्या करते हैं कि आप सप्लायर से मटेरियल को ख़रीदते हैं और उसको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, अब जो अगला फंक्शन है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया तो अब उसकी है स्टोरेज, कि आप उसको ख़रीद के ले आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब सबसे पहले उसका काम यह है कि उसकी अनलोडिंग करनी है।
अनलोडिंग के भी जो उसके दौरान भी प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए आपको, कि वरना इक्विपमेंट्स जो हैं या मटेरियल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। और अगर गैसेज हैं तो उसकी लीकेज होगी तो भी वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स उसके हो सकते हैं। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अमोनिया है, NH3 है, अगर उसकी लीकेज हो जाती है तो इस सूरत में डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा और भी टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, अगर वो ओवरफ्लो कर गए हैं, वो ड्रम के अंदर है या कंटेनर के अंदर है, तो भी लोगों की भी जान जा सकती है, आपकी मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है, प्लस आपकी इन्वायरमेंट भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मटेरियल्स को प्रॉपरली हैंडल करने के काम जो है ना, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है फिर उनको स्टोर करना, कि उनकी जो डेडिकेटेड प्लेसेस हैं, जो स्पेस आपने एलोकेटेड की है किसी भी मटेरियल के, उसके ऊपर उसको प्लेस करना, उसको स्टोर करना। ये फंक्शन यहाँ पे आता है कि मटेरियल्स को अनलोडिंग करना, फिर उसकी स्टोरेज करना उसकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर। और आप इसमें यह भी देखते हैं कि अगर दो मटेरियल्स डिफरेंट तरह के हैं ना, तो उनको एक दूसरे के साथ नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल हैं, अगर आप उनको एक साथ रखेंगे ना तो उससे आग लगने का खदशा होता है। तो इसलिए जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट, और इनफ्लेमेबल जो होते हैं उनको सेपरेट से रखना चाहिए। इसी तरह जब आप स्टोरेज करते हैं ना, तो उसमें आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि आपके पास कितना मटेरियल आ चुका है, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है। तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना भी स्टोरेज के अंदर आता है। फिर जो आपके पास मटेरियल आता है ना, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं MSDS के नाम से, मटेरियल स्पेसिफिकेशन डेटा शीट या मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के नाम से डॉक्यूमेंट्स भी साथ आते हैं। उनकी भी आर्काइविंग करना, उनको भी स्टोर करना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर शामिल होता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है ना मटेरियल मैनेजमेंट का, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टोरेज के अंदर तो आपने उनको प्लेस कर दिया, अब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आज शामिल होती हैं? इसमें पहला है ABC एनालिसिस, जिसमें आप चीज़ों की वैल्यू का एनालिसिस करते हैं, फिर उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको देखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। फिर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मटेरियल पहले आया उसको पहले ही कंज्यूम होना चाहिए, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर ऑर्गेनाइजेशन वेयर हाउस के अंदर आपको मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी किसी एक मटेरियल की कम हो रही है और वो मिनिमम लेवल को अप्रोच कर रही है, तो तब आपको फ़ौरन से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो सप्लाई ऑर्डर को प्लेस कर सके और न्यू सप्लाई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सके, ताकि जो आपकी प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप ना हो। इसके अलावा इसमें आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारी चीज़ जो फंक्शनैलिटी है ये आती है मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।